सोचो, दो पावरफुल कंट्रीज, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन मिसाइल्स चल रहे हैं, सैंक्शन से इकोनॉमी टूट रही है और पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई रिस्क में है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है? यूएसए ने ईरान पर अटैक क्यों किया? क्या ये सच में न्यूक्लियर वेपन्स का इशू है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? आज हम कंप्लीट टाइमलाइन, फैक्ट्स और लॉजिकल एनालिसिस के साथ समझेंगे ईरान वर्सेस यूएसए का असली सच। पहले बात करते हैं ये शुरू कैसे हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली नहीं हुआ बल्कि 1953 में पहला टर्निंग पॉइंट था, जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोहसिद ने ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। इससे यूके और यूएस को प्रॉब्लम हुई। फिर सीआईए बैकड कॉप हुआ और शाह को पावर में वापस लाया गया। बहुत सारे ईरानियंस को लगा ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। यहीं से मिसट्रस्ट शुरू हुआ था। 1979 में शाह को हटा दिया गया, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। फिर ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी कैप्चर कर ली और 52 अमेरिकन को 444 दिन तक होस्टेज करके रखा। उस दिन के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए, सैंक्शंस शुरू हो गए, परमानेंट हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियर इशू मतलब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से यूएस ने ईरान पर अटैक किया। ईरान का कहना है हम न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए बना रहे हैं। यूएसए का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। 2015 में एक डील हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करने का प्रॉमिस किया था। सैंक्शंस हल्का हुआ था, लेकिन 2018 में यूएसए डील से बाहर निकल गया। उसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट लेवल बढ़ाया, सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग कर दिए गए, ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। डिप्लोमेसी धीरे धीरे फेल होती गई। रिसेंट ईयर्स में सिचुएशन और टेंस हो गई। यूएसए का क्लेम है ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के करीब है। ईरान बैक्ड मिलिटियाज जो हैं वो यूएस बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल शिपिंग को थ्रेट है। फिर एयर स्ट्राइक्स हुए। यूएसए और इजराइल ने ईरानियन मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर स्ट्राइक किए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से रिटेलिएशन दिया। अब ये सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क रियल हो चुका है। देखो, ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूएसए का सिंपल फाइट नहीं है, ये एक्चुअली ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक सिचुएशन है। मतलब हर कंट्री के पीछे कुछ और कंट्रीज खड़ी हैं। सबसे पहले यूएसए के साइड पर कौन है? इजराइल। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया, इजराइल डायरेक्ट डेंजर फील करेगा। सेकंड, यूनाइटेड किंगडम। यूके जनरली डिप्लोमेटिक लेवल पर यूएसए का सपोर्ट करता है। फ्रांस एंड जर्मनी, ये दोनों कंट्रीज ओपनली न्यूक्लियर एक्सपेंशन के अगेंस्ट हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के करीब जाए। सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनकी ईरान के साथ रीजनल राइवलरी पुरानी है। मिडल ईस्ट में पावर स्ट्रगल चल रहा है। एंड नाटो कंट्रीज, ज्यादातर नाटो मेंबर्स पॉलिसी लेवल पर यूएसए के अलाइनमेंट में रहते हैं। अब दूसरी साइड देखो कि ईरान के साथ कौन खड़ा है। फर्स्ट, रशिया स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन करता है। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में भी दोनों ने साथ काम किया था। सेकंड, चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट भी है। उनका रिलेशन मोस्टली इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक है। फिर आते हैं रीजनल ग्रुप्स जैसे हेजबोला, हमास, हौथिस। ये ग्रुप्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ईरान सपोर्टेड माने जाते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड वॉर जैसा क्लियर अलायंस सिस्टम नहीं है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में था। ये मॉडर्न हाइब्रिड सपोर्ट सिस्टम है। कहीं डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट, कहीं डिप्लोमेटिक बैकिंग, कहीं इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कहीं प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर। इसलिए सिचुएशन सिंपल नहीं है, ये लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर इश्यू है? यस, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल बन गया तो इजराइल इनसिक्योर फील करेगा। गल्फ मोनार्कीज टेंशन में आ जाएंगी। यूएसए का रीजनल डोमिनेंस चैलेंज होगा।
तो ये सिर्फ बॉम्ब का इशू नहीं है, ये पावर बैलेंस का इशू है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, और अगर वहाँ वॉर होती है तो ऑयल प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, एमर्जिंग इकोनॉमीज हिट होंगी। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का इशू है। अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल से समझें तो हर कंट्री में लीडर्स कभी एक्सटर्नल थ्रेट्स को इंटरनल यूनिटी के लिए यूज करते हैं। नेशनलिज्म राइज करता है, पब्लिक अटेंशन शिफ्ट होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हिडन रोल प्ले करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया के लिए ये सिचुएशन का मतलब क्या है? इंडिया के लिए ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी लेवल पर एक्सट्रीमली सेंसिटिव इशू है। चलिए सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर ऑयल। इंडिया अपने 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अगर वहाँ डिसरप्शन होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपये पर भी प्रेशर आता है। इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं या आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। इसलिए इंडिया के लिए मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। अब आता है दूसरा एंगल, फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी काफ़ी क्लोज अलाइनमेंट है। लेकिन इंडिया के रशिया के साथ भी डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग है और ईरान के साथ भी कनेक्टिविटी और ट्रेड इंटरेस्ट्स हैं। इसलिए इंडिया ओपनली किसी कैंप में खड़ा नहीं होता। इंडिया की पॉलिसी सिंपल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेना, किसी ब्लॉक का परमानेंट मेंबर बनकर नहीं रहना। ये बैलेंसिंग एक्ट इजी नहीं होता, लेकिन इंडिया कंसिस्टेंटली यही अप्रोच फॉलो करता आ रहा है। छाबार पोर्ट, साइलेंट स्ट्रेटेजिक एसेट। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, जो है छाबार पोर्ट। ईरान का छाबार पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक गेटवे है। इसके थ्रू इंडिया अफगानिस्तान तक एक्सेस पा सकता है, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है और पाकिस्तान को बाईपास करके ट्रेड रूट मिलता है। इसलिए इंडिया ईरान से कंप्लीट डिस्टेंस नहीं बना सकता। अब एक ह्यूमन एंगल। मिडल ईस्ट में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। अगर रीजनल वॉर होता है तो उनकी सेफ्टी रिस्क में आ जाती है। इवैक्यूएशन ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं, रेमिटेंस फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है, और रेमिटेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडिया कंसिस्टेंटली डी-एस्केलेशन सपोर्ट करता है। इंडिया का फोकस क्लियर है, वॉर नहीं, स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। फर्स्ट है कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगे, थोड़ा रिटेलिएशन, फिर बैकडोर डिप्लोमेसी। पब्लिक स्टेटमेंट्स टफ रहेंगी लेकिन अंदर ही अंदर नेगोशिएशंस चलेंगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। सेकंड है रीजनल वॉर का। यहाँ सिचुएशन सीरियस हो जाती है। ईरान अपने अलाइड ग्रुप्स एक्टिवेट करे, इजराइल डीपली इन्वॉल्व हो जाए, गल्फ कंट्रीज ड्रैग हो जाएं, फिर कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर स्प्रेड हो सकता है। ये मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। सिनेरियो 3, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। अगर ऑयल सप्लाई सीरियसली डिस्टर्ब हुई तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट्स अनस्टेबल होंगी, सुपर पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी शेक हो सकती है। अभी सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है, स्टेबिलिटी फ्रेजाइल है। इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है? मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, सैंक्शंस वॉरफेयर चल रही हैं, साइबर अटैक्स हो रही हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये मॉडर्न हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट है। ये 21st सेंचुरी का वॉरफेयर मॉडल है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ईरान वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ। ये 70 साल का मिसट्रस्ट है, न्यूक्लियर सस्पिशन का इशू है, मिडल ईस्ट पावर स्ट्रगल है, इकोनॉमिक सैंक्शंस वॉरफेयर है। ये सिर्फ मिसाइल्स का वॉर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का वॉर है, डिटरेंस का वॉर है, रीजनल कंट्रोल का वॉर है। और एक बात याद रखना कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो इम्पैक्ट सिर्फ ईरान या यूएस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट अफेक्ट होगी,
डेवलपिंग इकोनॉमीज प्रेशर फील करेंगी और दुनिया को प्राइस पे करना पड़ेगा। इसलिए जियोपॉलिटिक्स समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसे डीप फेस बेस्ड जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद है जहां हम इमोशंस नहीं लॉजिक से बात करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स समझना अब ऑप्शन नहीं रहा, इट्स नेसेसरी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।